जरा सोचिए, अगर दुनिया की कुल ऑयल सप्लाई का 5वां हिस्सा एक रात में बंद हो जाए तो? कोई वार्निंग नहीं, कोई ग्रेजुअल फेज आउट नहीं, बस एकदम सीधे बंद। और यही अभी हुआ है। अब आप रोज मार्केट ट्रैक करते हो या नहीं, हर महीने सिर्फ फ्यूल बिल और ईएमआई ही क्यों ना भरते हो, इसका असर आप तक आने वाला है, आपके ग्रोसरी बिल पर, आपके पेट्रोल पंप पर और आपके पोर्टफोलियो पर। तो अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताऊंगी कि हुआ क्या है और इंडिया इस पूरी कहानी के बिल्कुल बीच में क्यों बैठा है, और सबसे जरूरी, इस समय आपको अपने पैसों के साथ एक्चुअली करना क्या चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्विक जियोग्राफी चेक, क्योंकि पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है। पर्शियन गल्फ को जरा इमेजिन कीजिए, उसके बिल्कुल मुहाने पर, जहां से वो आगे एक बड़े ओशन में खुलता है, एक बहुत संकरा सा समुद्री रास्ता है। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान और यूएई का कोस्ट लाइन है। इसी रास्ते को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। अपनी सबसे तंग जगह पर यह सिर्फ 21 माइल्स चौड़ा है, लेकिन असली बात इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। जिन शिपिंग लेन से ऑयल टैंकर सचमुच गुजरते हैं, वो हर डायरेक्शन में सिर्फ 2 माइल्स चौड़ी है। सिर्फ 2 माइल्स, यानी लगभग एक बड़े एयरपोर्ट रनवे जितनी चौड़ाई। और इसी बेहद संकरे कॉरिडोर से दुनिया में रोज इस्तेमाल होने वाले हर 5 में से 1 बैरल ऑयल गुजरता है। आखिर से ईरान से जुड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इस पूरे कॉरिडोर को प्रैक्टिकली बंद कर चुका है। ऑयल अटक गया है, गैस अटक गई है, और दुनिया जिसने अपनी पूरी एनर्जी सप्लाई चेन इस भरोसे पर बना रखी थी कि ये रास्ता हमेशा खुला रहेगा, उसके पास अचानक कोई रियल बैकअप प्लान नहीं है। रिजल्ट, ब्रेंट क्रूड अब $110 पर बैरल के ऊपर निकल चुका है। और ये तब है जब यूएस गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए अपने पास जो कुछ था लगभग सब इस्तेमाल कर लिया। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रिलीज किए गए, ईरानियन ऑयल पर सैंक्शंस में राहत दी गई, लेकिन उसके बावजूद प्राइसेस नीचे नहीं आए। यानी सिचुएशन सिर्फ टाइट नहीं है भाई साहब, ये बहुत ज्यादा टाइट सिचुएशन है। अब आप सोच सकते हैं कि मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम है, मेरी क्यों? लेकिन वहां की प्रॉब्लम सिर्फ नहीं है, बहुत हद तक आपकी प्रॉब्लम है। इंडिया के ऑयल सप्लाई का लगभग 40 से 70% इसी रास्ते से होकर आता है। यानी इस देश को चलाने वाला पेट्रोल और डीजल का बहुत बड़ा हिस्सा नॉर्मल सप्लाई रूट से ओवरनाइट बाहर हो गया। और बात सिर्फ ऑयल की नहीं है, इंडिया की करीब 1/3 नेचुरल गैस सप्लाई भी अफेक्टेड है। वही गैस जो फर्टिलाइजर प्लांट्स में जाती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में लगती है, पावर जनरेशन में इस्तेमाल होती है। अभी से कुछ इंडियन गैस सप्लायर्स ने फैक्ट्रीज को सप्लाई रेस्ट्रिक्ट करनी शुरू कर दी है। फर्टिलाइजर्स प्लांट्स प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। अब जरा इस डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। फर्टिलाइजर कम होगा तो कुछ महीनों के बाद क्या होगा? फूड प्राइसेस बढ़ेंगी। डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, मतलब आपका ग्रोसरी बिल बढ़ेगा। पेट्रोल महंगा होगा तो आपका फ्यूल कॉस्ट सीधे बढ़ेगा। और फिर बिगर पिक्चर भी है। इस महीने की इंस्टीट्यूशनल रिसर्च ये कह रही है कि अगर ऑयल एक साल तक $100 पर बैरल के आसपास टिका रहता है तो इंडिया की जीडीपी पर करीब 2% का हिट आ सकता है। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, गवर्नमेंट का डेफिसिट बढ़ेगा, और रुपी जो पिछले एक साल में पहले ही करीब 3.5 या 3.6% कमजोर हुआ है, वो यहां से 5 to 7% तक गिर सकता है। आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट कट्स करने वाला था, जिससे होम लोन ईएमआई नीचे आने की उम्मीद थी, वो भी अब सीरियस रिस्क में है। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो रेट्स कट करना आसान नहीं होता। तो आरबीआई भी एक मुश्किल पोजीशन में अब फंसा हुआ है। अब पोर्टफोलियो की बात करने से पहले एक आइडिया है जो आपको पकड़ कर रखना है, क्योंकि वही पूरी पिक्चर बदल देता है। मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि ऑयल कितना ऊपर जाएगा, मुद्दा ये है कि वो ऊपर कितने समय तक रहेगा। एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, अगर आप गरम तवे को बस हल्का सा छू लें तो छाला पड़ता है, लेकिन अगर आप उसी पर अपना हाथ 30 सेकंड के लिए रखेंगे तो जो नुकसान होगा वो बिल्कुल अलग लेवल की होगी। यही लॉजिक यहां पर भी है। अगर कॉन्फ्लिक्ट 4 से 6 हफ्ते में सुलझ जाता है तो ऑयल नीचे आएगा, रुपी स्टेबलाइज होगा, आरबीआई रेट्स कट कर सकता है और मार्केट्स रिकवर कर जाएंगे। क्वार्टर पेनफुल रहेगा, लेकिन सिचुएशन सरवाइव करने के लायक रहेगी। लेकिन अगर ये 3 महीने से आगे खिंच गया तो स्टॉक पाइल्स खत्म होने लगेंगे, सप्लाई चेन्स टूटने लगेंगी, और कुछ मॉडल्स तो ऑयल को $160 पर बैरल तक जाते हुए दिखा रहे हैं। फिर नुकसान का स्केल बिल्कुल अलग होगा। अभी मार्केट्स ब्रॉडली ये मानकर चल रही हैं कि जून के एंड तक ऑयल नॉर्मलाइज होने की लगभग 60%
संभावना है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन पहले भी खिसक चुकी है। शुरुआत में मार्केट को लग रहा था कि मार्च एंड तक नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। हर गुजरते हफ्ते के साथ प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए सीज फायर की खबर इस समय बाकी किसी भी खबर से, अर्निंग रिपोर्ट, आरबीआई मीटिंग, उन सब से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। और यहां पर एक और जरूरी बात आप समझ लीजिए। आपने बीते हफ्ते न्यूज में देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरानियन ऑयल पर सैंक्शंस में कुछ राहत दी है। आसान भाषा में कहे तो जो ईरानियन क्रूड इस वक्त समुद्र में टैंकर्स पर पड़ा है, उसे कुछ देशों को खरीदने की इजाजत दी जा रही है, करीब 140 मिलियन बैरल्स। सुनने में अच्छा लगता है जैसे कि सिचुएशन थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन असली रियलिटी कुछ और है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने खुद कहा है कि इससे प्राइसेस सिर्फ 10 से 14 दिन तक कंट्रोल में रखने में मदद मिल सकती है, बस इतनी ही सी रात। ये 30 दिन का टेम्पररी स्टेप है, और वो भी उस ऑयल पर जो पहले से समुद्र में पड़ा हुआ है। इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता, इससे नॉर्मल सप्लाई वापस नहीं आती। ये वैसा ही है जैसे कि आपकी जॉब चली गई हो और आप इमरजेंसी सेविंग से सिर्फ 1 महीने का रेंट भर दें। थोड़ा टाइम मिल जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अब सच तो ये है कि दुनिया की सबसे ताकतवर गवर्नमेंट जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में खुद भी इन्वॉल्व है, अगर उसे प्राइसेस को और ऊपर जाने से रोकने के लिए अपने ही एनिमी के ऑयल पर सैंक्शंस में राहत देनी पड़ रही है, तो ये बताता है कि सप्लाई क्रंच कितना सीरियस है। अब आते हैं पोर्टफोलियो पर, सीधी बात करते हैं। सबसे ज्यादा प्रेशर में एयरलाइंस है। जेट फ्यूल किसी एयरलाइन के टोटल कॉस्ट का 30 to 40% होता है, तो ऑयल स्पाइक करेगा तो कॉस्ट भी तुरंत स्पाइक करेगी। इंडिगो और बाकी एयरलाइंस फ्यूल कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए कुछ हेज कर सकती हैं, लेकिन हेज हमेशा के लिए प्रोटेक्शन नहीं देता। अगर ऑयल लंबे समय तक महंगा रहा तो एयरलाइन की प्रॉफिटेबिलिटी और उनके स्टॉक्स दोनों पर दबाव रहेगा। सीमेंट भी क्वाइटली हर्ट होता है। सीमेंट किन कोल और पेट कोक पर चलते हैं, डिलीवरी डीजल से होती है, यानी एनर्जी कॉस्ट हर तरफ से बढ़ती है और मार्जिन्स दबते हैं, तो एसीसी, अल्ट्राटेक जैसे बड़े नाम भी इससे बच नहीं सकते। नेक्स्ट इन लाइन, पेंट्स और केमिकल्स भी प्रेशर में आते हैं। पेंट्स, एडहेसिव्स और प्लास्टिक पैकेजिंग का रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल डेरिवेटिव से आता है, यानी ऑयल ऊपर गया तो इनकी इनपुट कॉस्ट भी ऊपर गई। एशियन पेंट्स और कई स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज को ये हेडविंड फेस करना पड़ सकता है, जिसकी प्लानिंग उन्होंने शायद कुछ महीने पहले नहीं की थी। पैकेज्ड कंज्यूमर गुड्स पर भी असर पड़ता है। आपका शैम्पू बॉटल, बेवरेज कंटेनर, पैकेज्ड स्नैक, इन सब की प्लास्टिक पेट्रोलियम से जुड़ी होती है। ऑयल महंगा होगा तो पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ेगी, डीजल महंगा होगा तो डिलीवरी कॉस्ट बढ़ेगी, मार्जिन्स स्क्वीज होंगी और आखिरकार उसका कुछ हिस्सा कंज्यूमर तक पास ऑन होगा ही होगा। और एक सटल असर रेट सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट्स पर आता है। अगर आरबीआई ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन की वजह से रेट्स कट नहीं कर पाता तो रियल एस्टेट स्टॉक्स, एनबीएफसीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को फिर से नए नजरिए से देखना पड़ेगा। जो टेलविंड इन्हें सपोर्ट देने वाला था वो फिलहाल रुक गया है। लेकिन हर क्राइसिस में कुछ सेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जहां मौके छिपे होते हैं। इस बार भी ऐसा है। सबसे साफ अपॉर्चुनिटी दिख रही है आईटी सर्विसेज में। लॉजिक सीधा है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनीज डॉलर्स में कमाती हैं। रुपी कमजोर होता है तो वही रेवेन्यू कन्वर्ट होकर ज्यादा रुपीस बनते हैं, और उनकी सबसे बड़ी कॉस्ट इंडिया में बैठी टीम्स है, जेट फ्यूल या फिर सीमेंट नहीं। एनर्जी प्राइसेस का असर इन पर थोड़ा कम पड़ता है, और ग्लोबल डिमांड फॉर टेक्नोलॉजी ऑयल महंगा होने से गायब नहीं होने वाली। कमजोर रुपी, स्ट्रांग डिमांड और ऑलमोस्ट जीरो एनर्जी एक्सपोजर, ये कॉम्बिनेशन पावरफुल है इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। फार्मा सेक्टर में भी सिमिलर लॉजिक काम करता है, लेकिन उसमें डिफेंसिवनेस भी जुड़ जाती है। इंडियन फार्मा ग्लोबली एक्सपोर्ट करता है, डॉलर्स में बिल करता है। रुपी कमजोर होगा तो एक्सपोर्ट प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी, और मेडिसिन की डिमांड ऑयल महंगा होने से खत्म नहीं होती। इसलिए ये सेक्टर ऐसे माहौल में जेन्युइनली डिफेंसिव बन जाता है। गोल्ड भी इस समय स्पेकुलेशन नहीं, पोर्टफोलियो इंश्योरेंस की तरह दिखता है। गोल्ड को जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, राइजिंग इन्फ्लेशन और वीक करेंसी तीनों पसंद है, और अभी तीनों एक साथ हो रहे हैं। इसलिए गोल्ड ईटीएफ के जरिए या गोल्ड फंड के जरिए 10 to 15% एलोकेशन समझदारी हो सकती है।
कोल इंडिया बहुत ग्लैमरस तो नहीं है, लेकिन लॉजिक प्रैक्टिकल है। जब ऑयल और गैस महंगे होते हैं तो दुनिया जहां पॉसिबल हो कोल की तरफ शिफ्ट करती है। कोल इंडिया उस फ्यूल की बड़ी सप्लायर है जो इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा हिस्सा चलाता है। जैसे जैसे गैस बेस्ड पावर महंगी होती है, कोल इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड क्वाइटली इंप्रूव हो सकती है। अब सवाल ये है कि एक्चुअल प्लेबुक क्या हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल या उससे ज्यादा है तो बहुत ड्रामेटिक चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। मॉडेस्ट एडजस्टमेंट्स कीजिए, आईटी, फार्मा और गोल्ड की तरफ थोड़ा टिल्ट रखिए। अगर एयरलाइंस या एनर्जी हेवी नेम्स आपके पास ओवरवेट हैं तो एक्सपोजर थोड़ा कम कीजिए। फिर पेशेंस रखिए, ये फेज इवेंचुअली खत्म हो ही जाएगा। अगर आपका होराइजन छोटा, मान लीजिए कि 1 से 3 साल का है, तो थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच बेहतर है। थोड़ा हायर कैश पोजीशन, शॉर्ट ड्यूरेशन फिक्स्ड डिपॉजिट्स या फिर लिक्विड फंड्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, क्योंकि आप इक्विटीज को गलत समय पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होंगे। सबके लिए 3 चीजें वॉच करना जरूरी है। पहली, कोई क्रेडिबल सीज फायर अनाउंसमेंट, मार्केट्स उस पर बहुत तेजी से मूव करेंगे। दूसरी, आरबीआई की अगली पॉलिसी स्टेटमेंट, इन्फ्लेशन पर उनका टोन इंटरेस्ट रेट्स की डायरेक्शन के बारे में बहुत कुछ बता देगा। और तीसरी, अगले क्वार्टर की कंपनी अर्निंग्स कॉल्स, खासकर मैनेजमेंट एनर्जी कॉस्ट्स के बारे में क्या कह रही है, क्योंकि वहीं से रियल पिक्चर सबसे पहले बाहर आएगी। और एक चीज जो किसी को नहीं करनी चाहिए वो है पैनिक सेल। 2022 के ऑयल शॉक में भी सबसे ज्यादा नुकसान उन इन्वेस्टर्स को हुआ था जिन्होंने बॉटम के आसपास एग्जिट किया। जो लोग सही जगह इन्वेस्टेड रहे वही बाद में स्ट्रॉन्गर निकले। आखिर में बस एक और बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले भी थ्रेटेंड हुआ है, टैंकर सीज हुए हैं, मिसाइल्स चली हैं, टेंशन पीक पर गई है, लेकिन हर बार आखिरकार ये रास्ता फिर से खुला है। ट्रेड्स वापस शुरू हुए हैं, ऑयल नॉर्मलाइज हुआ है और लाइफ आगे बढ़ी है। जो इन्वेस्टर्स स्ट्रॉन्गर निकलते हैं और जो नहीं निकलते हैं, उनके बीच का फर्क क्राइसिस को प्रिडिक्ट करने का नहीं होता। फर्क ये होता है कि क्राइसिस आने के बाद उसे कितनी क्लैरिटी के साथ समझा गया। पोर्टफोलियो का कौन सा हिस्सा सच में रिस्क में है और कौन सा हिस्सा क्वाइटली मजबूत हो रहा है, जबकि बाकी लोग दूसरी तरफ देख रहे हैं। अब ये समझ आपके पास है, टैब बंद हुआ है फिर खुलेगा भी। असली सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आपका पोर्टफोलियो उस इंतजार के लिए तैयार है। आपको यहां बता दें कि ये एनालिसिस मार्च 2026 में पब्लिश हुए HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च, UBS ग्लोबल स्ट्रैटेजी और एक्सिस कैपिटल की इंस्टीट्यूशनल रिसर्च पर आधारित है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।